अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुदुस फातेह सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ के बारे में है और आज की वीडियो में इसकी किस्त नंबर 39 पर तबसरे के साथ साथ इस ड्रामे के किरदार और वाक़यात पर भी मजमूई तौर पर बात होगी। तो नाज़रीन इकराम, सलाहुद्दीन अय्यूबी की किस्त नंबर 39 हर बार की तरह एक लेजेंडरी किस्त थी और 2-2.5 घंटे हर हफ्ते कैसे गुजर जाते हैं मालूम ही नहीं होता। अब तक सीजन 2 की जितनी भी किस्तें आई हैं सब एक से बढ़कर एक हैं और अब तो यही लगता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामे की इस सीजन में कोई भी बुरी किस्त आ ही नहीं सकती और ये तो पॉसिबल है कि इस सीजन में इससे बेहतर किस्तें आ जाएं, लेकिन इससे कमतर किस्तें शायद इस बार दिखाना एमरे कॉनर की लिस्ट में शामिल ही नहीं। और अब नाजरीन इकराम, हमारे ज़हनों ने भी योगर गणेश को सलाहुद्दीन अय्यूबी के रोल में कबूल करना शुरू कर दिया है और वजीर बनते ही इनकी लुक्स में वाज़ेह तब्दीली आई है और वो अब ज्यादा सोबर और बावकार लगते हैं। मजमूई तौर पर बात करें तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी रेटिंग अभी बेशक ज्यादा ना हो, लेकिन ये ऐसा शाहकार बन रहा है जिसकी आने वाले सालों में तारीफ होगी। एमरे कॉनर इस ड्रामे के मामले में कम रेटिंग के बावजूद कॉन्फिडेंट स्टेप्स के साथ चल रहे हैं, लेकिन ये ड्रामा देखने वाले इसमें कई खामियां निकालने के बाद इसका जिम्मेदार एमरे कॉनर को ठहरा रहे हैं। किसी का कहना है कि गाय डी लुजिनान वाला अदाकार काफी बड़ी उम्र का लिया गया है, यानी कि बर्क एर्चर। इसके अलावा सिबेला भी काफी एजड और प्रेग्नेंट दिखाई गई है, हालांकि वो सिर्फ 9 साल की थी। इसके अलावा शेर को बीमारी से मरे थे, ना कि उन्हें कत्ल किया गया था। तो नाजरीन इकराम, ऐसे एतराज़ात के जवाब में मैं तो यही कहूंगी कि ये हिस्टोरिकल फिक्शन है, तो ऐसी तब्दीलियां तो होंगी ही। और असल सवाल तो तुर्क ऑडियंस से करना चाहिए कि वो क्यों जबरदस्ती की शादियों और नाजायज रिलेशनशिप्स पर बनाए गए ड्रामे देखना पसंद कर रहे हैं, और इसी तरह तुर्क सहाफ़ी इन तारीखी ड्रामों के बजाय उजाक शहर जैसे बदनाम स्टोरी लाइन जैसे ड्रामों को क्यों प्रमोट करते हैं। और एमरे कॉनर को मैं यही कहूंगी कि बुलंद पहाड़ों की चोटी हमेशा बर्फ और तूफानी हवाओं से घिरी रहती है। ऊंची शान वाले हमेशा थोड़े होते हैं और जवाल वाले बहुत से हैं, लेकिन वक्त की तबाहकारियों के सामने शानदार लोग ही डटकर मुकाबला करते हैं। जाहिलों का मजाक उड़ाना शानदार लोगों के मकसद की अजमत को खत्म नहीं कर सकता। और इसके बाद नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करूंगी मैं कारादिगिन के बारे में। और मुझे अब तक समझ नहीं आई कि पिछले 2 किस्तों में कारादिगिन की स्टोरी पर काफी वक्त खर्च किया गया और एक नया किरदार भी लाया गया जो कि शायद किसी नए अंदाज का शामान था और इस स्टोरी को बड़ा मिस्टीरियस बनाकर दिखाया गया, लेकिन अभी तक इस स्टोरी की कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनी और ना ही इस सिनेरियो से सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामे की कहानी मजीद इंटरेस्टिंग हुई और स्टोरी पर तो कोई भी पॉजिटिव असर नहीं पड़ा। समझ से बाहर है कि मोइनुद्दीन ओनर, जो कि एक तारीखी किरदार है, इसे कारातगिन का फर्जी नाम देकर ड्रामे में एक काफिर बनाकर क्यों दिखाया जा रहा है और एक टेंगरी को मानने वाला शख्स मुसलमानों के दरमियान क्या कर रहा है और मुसलमान वालदैन और बैकग्राउंड होने के बावजूद ये शख्स टेंगरी क्यों बन गया। अगर हमें कारातगिन के हवाले से ये दिखाया जाता तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि मद्दा इस हकीकत के जाहिर होने का पिछले सीजन से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मसला यही है कि इस हवाले से एक मुख्तसर सा सिनेरियो दिखाकर कहानी फिर से रोक दी गई है। इसका नुकसान ये हुआ कि मदा इस किरदार के हवाले से फिर से एक बंदगली में आकर खड़े हो गए हैं। अब आते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी की तरफ, और इनके दरमियान जो मामलात हैं तो देखा जाए तो दोनों ही हक पर हैं। लेकिन यहाँ सुल्तान को समझना चाहिए कि सलाहुद्दीन अय्यूबी अब एक जंगी अमीर नहीं बल्कि मिस्र का वजीर है। दूसरी बात यह कि इनके दरमियान कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हुई, हालांकि दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझते हैं। लेकिन नूरुद्दीन जंगी को यह खतरा था कि वो नहीं जानते थे कि वजीर बनकर भी क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी में कोई फर्क तो नहीं आ गया, और अब सलाहुद्दीन अय्यूबी क्या सोच रहे हैं। लेकिन ये बात नोटिस करने वाली है कि दोनों का मकसद अब भी एक ही है, यानी कि यरूशलेम की फतह। और अहम बात यह भी है कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को चाहिए कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात आए तो वो किसी को भी उनके खिलाफ बोलने ना दे। नूरुद्दीन जंगी ने ही सलाहुद्दीन अय्यूबी को पाला पोसा बड़ा किया और वो इसे किसी से भी ज्यादा जानते हैं। लेकिन हमें यहाँ ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि ये तारीखी वाकयात हैं और इन दोनों की कॉन्फ्लिक्ट तारीख का हिस्सा है। वो अलग बात है कि ये थोड़े अरसे तक चली। उधर मिस्र में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फातमी खिलाफत को कमजोर करने का काम शुरू कर दिया है। फातमी खिलाफत इस वक्त एक ऐसी दीवार है जो बिल्कुल गिरने के करीब है और इसे सिर्फ एक धक्का लगने की देर है, और वो धक्का सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़ी खामोशी से उसे दे रहे हैं। और खिलाफत के अहम ओहदों पर अब्बासी खलीफा के वफादारों को उन्होंने मुकर्रर करने का काम शुरू कर दिया है। किस्त नंबर 38 में खलीफा जौहर से खुद कहता है कि मैं समझता था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की नातजुर्बाकारी और कम उम्री हमें फायदा देगी, लेकिन अब इसके काम देखकर अंदाजा हो रहा है कि ये तो पिछलों से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी ये भी कर रहे हैं
कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा रखने वाले उस्तादों और उलमा को मदारिस और मसाजिद में अपॉइंट कर रहे हैं। उधर जौहर वाकई बड़ी चीज है, पहले दुर्गाम, फिर शावार और अब खलीफा का चमचा बन गया है। इस बंदे की खास बात यह है कि खतरे के वक्त ये किसी महफूज मकाम पर छुप जाता है, और दूसरा ये कि एक मुनाफिकाना मुस्कुराहट सजा कर रखता है, चाहे जितना भी खतरनाक वक्त हो। किस्त नंबर 38 में सलाहुद्दीन अय्यूबी बैलियन की मदद से खुद को एक बार फिर ना रोक पाए, और जहां सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैलियन की मदद के लिए कारातगीन को भेजा, तो दूसरी तरफ बैलियन ने जंग में खलील को बचाकर यह कर्ज लौटा दिया। और अब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से इबिलिन की आवाम के लिए अनाज हासिल करने से पहले उसने कर्क के गन्ने से भरे गार तबाह करके सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए काम और भी आसान कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि ये ताजिर राकेफ सलाहुद्दीन अय्यूबी को बड़ा टफ टाइम देगा, और ये इनके लिए बड़ा खतरनाक दुश्मन साबित होगा, क्योंकि कामयाब ताजिर होने के लिए हमेशा इंतहाई दर्जे का ज़हीन होना ज़रूरी है। और अगली किस्त में सलाहुद्दीन अय्यूबी के एक और भाई अहमद सईद बूरी की एंट्री होने वाली है। और अमर कोनक जितना भी सलाहुद्दीन अय्यूबी को तुर्क दिखाने की कोशिश करें, इससे ये हकीकत नहीं बदल जाएगी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कुर्द थे। पहले सीजन की किस्त नंबर 9 में इनका भाई तुरान शाह अपने बाकी भाइयों का भी जिक्र करता है, जिनके नाम आदिल, बूरी और तुगतगिन है। और बूरी की एंट्री के हवाले से सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामे के एक राइटर ने भी एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई है, जिससे कंफर्म हो गया है कि आने वाली किस्त में बूरी के किरदार की एंट्री होगी। और ऐसा लगता है कि स्क्रीन राइटर ने इस स्टोरी में वो डायलॉग्स लिखे हैं जो सलाहुद्दीन अय्यूबी और बूरी की जब मुलाकात होगी तो सलाहुद्दीन अय्यूबी बूरी को कहेंगे कि बूरी, तुम मेरे दुआओं की आमीन बन गए हो। खुदा का शुक्र है कि मेरी दुआएं रायगा नहीं गई, और मेरे भाई हम आखिरकार इकट्ठे हैं। और ये खबर तो मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ कि ये किरदार अदा करेगा तुर्की का मशहूर अदाकार बारिश बख्ताश। इनकी प्रोड्यूसर एमरे कोनर के साथ एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर आई है, जिससे इनका आना मजीद कंफर्म हो गया है। आखिर में नाज़रीन इकराम, ड्रामे की इतनी तारीफें करने के बाद इस सीरीज में एक छोटा सा मसला ये है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ फर्जी जंगजू दिखाए जा रहे हैं, ना कि इनके असल जानिसार साथी। समझ से बाहर है कि तारीखी ड्रामों में तारीखी किरदार और जंगजू दिखाना महमद बुज़दैग और एमरे कोनक को क्यों भारी लगता है। और एमरे कोनक तो ऐसे नहीं थे। अल्परसलान सीरीज में उन्होंने अल्परसलान के वाकई तारीखी साथी और जंगजू दिखाए थे, लेकिन अब सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामे में पता नहीं उनको क्या हो गया है। इस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज के सेट पर सूरत हाल ये है कि इसकी तमाम टीम 2 दिन की छुट्टी मनाने के बाद दोबारा सेट पर किस्त नंबर 40 की शूटिंग के लिए पहुंच चुकी है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।